नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा ठाकुर। वंदे भारत में आज बात होगी नई संसद भवन की। नए संसद भवन में आज महिला आरक्षण बिल पेश हुआ है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मंगलवार को लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश किया और इससे महिलाओं को लोकसभा में 33% आरक्षण मिलने वाला है। इसके साथ ही दूसरी बड़ी खबर 2047 तक विकसित भारत के ब्लूप्रिंट के बारे में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बार फिर से विकसित भारत की बात की और इसके ब्लूप्रिंट के बारे में जिक्र किया है। तीसरी खबर अनंतनाग से जुड़ी हुई। अनंतनाग के कोकरानाग में चल रही सुरक्षा बलों की मुठभेड़ खत्म हो गई है। सुरक्षा बलों ने 3 अधिकारियों की शहादत का बदला लिया। पीर पंजाल की पहाड़ियों पर छिपे लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर उजैर खान को ढेर कर दिया गया है। इसके साथ ही आखिर में गणेश पूजा का भी जिक्र करेंगे। आज से देश भर में गणेश पूजा की शुरुआत हो चुकी है। महाराष्ट्र समेत देश भर में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। तो आज का दिन बेहद विशेष, बेहद खास। आज का दिन खास इसलिए भी क्योंकि नई संसद में कामकाज शुरू हुआ और पहले ही दिन ऐतिहासिक कामकाज हुआ है। मोदी सरकार ने नई संसद में महिला आरक्षण बिल पेश किया, जिसका नाम नारी शक्ति वंदन है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि आज का दिन इतिहास के नाम में दर्ज रहेगा और हम सबके लिए ये पल बेहद गर्व का पल है। नई संसद में कदम रखने से पहले पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल में आज इस विशेष कार्यक्रम को आयोजित किया गया और इसी के साथ पुरानी संसद अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई है। इसके साथ ही हम बात आगे बढ़ाएं और हम बात चुनावी मुद्दों पर लेकर जाएं। उससे पहले जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जो 2024 का सबसे अहम टारगेट बीजेपी की तरफ से किया गया, वो है महिला आरक्षण बिल। महिला आरक्षण बिल को नई संसद में पेश आज किया गया। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में इस बिल को पेश किया। अब आपको बिल के बारे में क्या कुछ इन्फॉर्मेशन है, उसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले लोकसभा और सभी विधानसभा में रिजर्वेशन होगा। लोकसभा में इस समय 82 महिला सदस्य हैं और बिल के बाद कुल 181 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएंगी। अनुच्छेद 239AA के तहत दिल्ली विधानसभा में आरक्षण होगा। दिल्ली विधानसभा की 70 में से 23 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। महिलाओं के लिए आरक्षण 15 साल के लिए रहने वाला है और महिला आरक्षण के अंदर SC और ST के लिए कोटा भी रखा गया है, यानी इसकी व्यवस्था भी की गई। OBC के लिए आरक्षण की व्यवस्था फिलहाल नहीं है और इसी मुद्दे को बार बार विपक्ष उठा रहा है। नई संसद में महिला क्रांति, 33% आरक्षण की गारंटी, ऐतिहासिक शुरुआत, महिलाओं को मोदी की सौगात। 27 साल से जो बिल लटका रहा अब होगा पूरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महिला सशक्तिकरण पर जोर रहता है। पीएम मोदी आए दिन महिलाओं को लेकर कोई न कोई योजना लाते हैं और अब उनकी सरकार ने महिलाओं के लिए मास्टर स्ट्रोक चला है। महिला आरक्षण बिल को नई संसद में पेश कर दिया गया है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में महिला आरक्षण बिल को पेश किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज नई संसद के पटल पर इस नारी शक्ति वंदन विधेयक 2023 को प्रस्तुत करते हुए मुझे अपार हर्ष और गर्व की अनुभूति हो रही है। महिला रिजर्वेशन बिल पेश होने के बाद देश भर में महिलाओं ने जश्न मनाया, खुशियां व्यक्त की। इस बिल का नाम नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल है। इस बिल के पास हो जाने के बाद संसद और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित हो जाएंगी। विमेन लेड डेवलपमेंट के अपने संकल्प को आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार आज एक प्रमुख संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत कर रही है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम। बिल पेश होने से पहले तक कांग्रेस ने पूरी तरीके से सपोर्ट की बात कही, लेकिन अब जब लोकसभा में बिल पेश हो गया तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में सवाल उठा दिया। उन्होंने OBC को भी शामिल करने की मांग कर दी। ये पहले थोड़ा बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन देने की बात थी। शेड्यूल कास्ट तो इजी था उनका, क्योंकि उनको ऑलरेडी
कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन रहने की वजह से 1/3 इजीली उसमें आता था। महिला आरक्षण बिल एक संविधान संशोधन विधेयक है। इस बिल को पहली बार 1996 में पेश किया गया, लेकिन पिछले 27 साल से अब तक इसे पारित नहीं किया जा सका। बिल के अनुसार आरक्षित सीटों के लिए उम्मीदवारों को किसी भी राजनीतिक दल से चुनाव लड़ने की इजाजत मिलेगी। ऐसे में तो यही कहा जाएगा कि पीएम मोदी ने महिलाओं के लिए 33% की गारंटी दे दी है और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में अहम साबित ये हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो महिला आरक्षण बिल संसद में पेश तो हो गया, मगर जो शर्तें हैं उस पर सवाल उठने लग गए हैं। दरअसल विधेयक का 5वां प्रावधान कहता है कि संविधान के अनुच्छेद 334 के बाद ये अनुच्छेद जोड़ा जाएगा, यानी 334A1, और इसके साथ ही कई सारे शर्तें हैं। उन शर्तों को डिकोड करने के बाद पता ये चल रहा है कि महिला आरक्षण विधेयक लागू होने में अभी काफी दिन लग जाएंगे। और वो क्यों? तो विधेयक की शर्तों को आप समझिए, आपके लिए जरूरी है ये समझना। नारी शक्ति वंदन विधेयक की शर्तें डिकोड करने की कोशिश करते हैं। नई जनगणना के बाद परिसीमन होगा और उसके बाद महिला आरक्षण लागू किया जा सकेगा। अब पहला जनगणना और दूसरा परिसीमन, यानी ये दो फैक्टर्स हैं जो इस बिल के आगे आएंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद ही ये लागू हो पाएगा और संभवतः शायद 2026 तक का वक्त लग जाए, क्योंकि जो परिसीमन होना है वो 2026 तक होना है। तो संभवतः यानी ये संभव है कि ये जो विधेयक है जो बिल के रूप में आएगा वो 2026 से ही लागू हो। अब आपको महिला आरक्षण के फॉर्मूले के बारे में भी तफसील से जानकारी देते हैं। इस फॉर्मूला को देखते हुए आपको ये समझाते हैं कि लोकसभा में कुल कितनी सीट आरक्षित होगी और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें फिलहाल रिजर्व रहने वाली है। लोकसभा में कुल 543 सीट का 33%, यानी 543 में से 181 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। लोकसभा में एससी के लिए ये सीट रिजर्व रहेंगी। 84 सीट का 33% अगर आप सीट रिजर्व समझें तो 84 में से 28 सीटें एससी के लिए रिजर्व हो जाएंगी। लोकसभा में एसटी के लिए रिजर्वेशन कितनी रहेगी? 47 सीट का 33% अगर आप निकालें तो 47 में से 15 सीटें एसटी के लिए आरक्षित होगी। लेकिन ओबीसी के लिए फिलहाल यहाँ कोई जगह नहीं है और इसी को अब विपक्ष मुद्दा बना रहा है। चूंकि 2024 में आम चुनाव है और ओबीसी पूरी तरीके से टारगेट पर है, चाहे वो फिर बीजेपी हो या फिर हो कांग्रेस। और यही वजह है कि विपक्ष ओबीसी के मुद्दे को, यानी ओबीसी वर्ग को आरक्षण के तहत क्यों नहीं लाया गया, ये सवाल लगातार विपक्ष द्वारा उठाया जा रहा है। मेरे सहयोगी अदिति नागर शर्मा इस वक्त मेरे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, हम पहले भी इस पूरे मुद्दे पर तफसील से जानकारी आपसे ले रहे थे, लेकिन अब मैं समझना आपसे ये चाहती हूँ कि एक तो ओबीसी का फैक्टर ये विपक्ष द्वारा उठाया जा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने ये जो दाव चला है बीजेपी की तरफ से, सरकार की तरफ से ये जो दाव चला है, क्या लगता है 2024 में सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा? यानी गिवन परिसीमन की भी बात है और उससे पहले जातिगत जनगणना है, तो क्या लगता है कि 2024 में ये मदद करेगा बीजेपी को? फिलहाल ओबीसी या महिला फैक्टर से ज्यादा एक जो बड़ा फैक्टर शुरू हो गया है वो ये है कि ये लागू कब होगा। सबसे बड़ा सवाल ये उठा है शिक्षा कि ये जो बिल है जिस पास होने की बात चर्चा होगी लोकसभा में, इस तरफ होता है तो राज्यसभा। अदिति, आपका कॉल डिस्कनेक्ट हो गया है। मैं वापस अदिति आपसे जुड़ने की कोशिश करूंगी, लेकिन आप इस पूरे गणित को समझिए। ये मास्टर स्ट्रोक बीजेपी की तरफ से खेला जरूर गया, लेकिन क्या 2024 में इसका फायदा मिलेगा बीजेपी को? क्योंकि अभी ये जो बिल आएगा उसको लागू करने में वक्त लगेगा, क्योंकि जो शर्तें हैं वो शर्त है जातिगत जनगणना नंबर 1 और नंबर 2 यानी दूसरे नंबर पर है परिसीमन। परिसीमन के बाद ही ये बिल लागू हो पाएगा और परिसीमन में अभी लगभग 2026 तक का वक्त बाकी है। वहीं लोकसभा में आरक्षण बिल पेश कर दिया गया और जल्द ही कानून भी बन जाएगा। महिलाओं को आरक्षण मिल जाएगा। वैसे तो महिला आरक्षण बिल को 27 साल पहले ही सोचा गया और तब से ये बिल अटका हुआ रहा। और ऐसे में आज आपको ये बताते हैं कि महिला आरक्षण बिल पर कब कब रुकावट की कोशिश की गई। 1998 में आरजेडी सांसद सुरेंद्र प्रकाश यादव ने बिल की कॉपी छीनी। 1998 में
राज्यसभा में विपक्षी सांसदों ने जमकर हंगामा किया। 1998 में ही कांग्रेस अपनी ही पार्टी के नेताओं के दबाव में झुकती नजर आई। 2010 में समाजवादी पार्टी ने अबू आसिम आजमी ने पेपर छीना, यानी आरजेडी की तरफ से ये विरोध हमेशा रहा और सपा की तरफ से भी इसका विरोध हमेशा बना रहा, जिसकी वजह से ये बिल हमेशा अटकता चला गया। लेकिन मोदी सरकार फाइनली इसे लेकर के टेबल पर आई है। 27 साल पहले यानी 1996 से इस बिल के बारे में सोचा जा रहा है और अब जाकर ये बिल हकीकत बनने के करीब पहुंचा। 27 साल से इस बिल को लेकर के जुबानी जंग भी खूब हुई है। शरद पवार ने 1997 में कहा, कौन महिला है कौन नहीं है, केवल बाल कटी महिलाएं स्वीकार नहीं है। वहीं मुलायम सिंह यादव की तरफ से भी स्टेटमेंट आया। उनकी तरफ से कहा गया था उस वक्त कि बड़े घर की लड़कियों और महिलाओं को फायदा मिलेगा, हमारे गांव की गरीब महिलाओं को फायदा नहीं मिलेगा, गरीब महिलाएं आकर्षक नहीं होती। ये बात मुलायम सिंह यादव की तरफ से तब आरक्षण को लेकर के कही गई। वहीं लालू प्रसाद यादव की तरफ से कहा गया था इस आरक्षण को लेकर, यानी इस बिल को लेकर, कि महिला आरक्षण से सामाजिक न्याय की ताकतों को गंभीर खतरा हो सकता है। असदुद्दीन ओवैसी ने साल 2010 में कहा था कि मुस्लिम के पक्ष में ये फैसला नहीं है, महिला आरक्षण बिल मुस्लिम के पक्ष में नहीं है। और इसी बात का जिक्र इस बार भी असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से किया गया है और मोदी सरकार के फैसले पर ओवैसी ने सवाल भी उठाए। समझना आपके लिए जरूरी ये भी है कि भारत अभी विकासशील देश है और प्रधानमंत्री मोदी ने हिंदुस्तान को 2047 तक विकसित देश बनाने का संकल्प किया है और आए दिन विकसित भारत की बात भी वो करते हैं। आज एक बार फिर से कहा है कि विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के संकल्प के साथ नए भवन में वो जा रहे हैं। Find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. उसमें भी ये सेंट्रल हॉल एक प्रकार से हमारी भावनाओं से भरा हुआ है, हमें भावुक भी करता है और हमें हमारे कर्तव्य के लिए प्रेरित भी करता है। पांचवी अर्थव्यवस्था पर पहुंचा है, लेकिन पहले 3 में पहुंचने के संकल्प के साथ बढ़ रहा है। पीएम मोदी जब विकसित भारत की बात करते हैं तो वो इसके पीछे तर्क रखते हैं और एक बार फिर उन्होंने विकसित भारत का ब्लूप्रिंट रखा। विकसित भारत का ब्लूप्रिंट। भारत का बैंकिंग सेक्टर काफी मजबूत है, भारत की गवर्नेंस मॉडल शानदार है, यूपीआई बेहद कमाल है, दुनिया में चर्चा हो रही है। टेक्नोलॉजी की दुनिया में भारत का युवा आगे बढ़ रहा है। चिप मैन्युफैक्चरिंग
अनंतनाग में जारी एनकाउंटर अब खत्म हो गया है। सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। लश्कर के आतंकी उजैर समेत कई दहशतगर्दों को ढेर किया गया और इसी के साथ सुरक्षा बलों ने अधिकारियों के शहादत का बदला लिया है। अनंतनाग में एनकाउंटर, नहीं बचेंगे देश के दुश्मन। सेना की बड़ी कामयाबी, आतंकी उजैर ढेर। हेरॉन ड्रोन, दहशतगर्द हो रहे पीर पंजाल में दफन। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में चल रहे एनकाउंटर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। अनंतनाग की मिट्टी को लाल करने वाले दहशतगर्दों को ढेर कर दिया गया। लश्कर के आतंकी उजैर समेत 2 दहशतगर्दों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। देखिए अभी भी एलईटी कमांडर उजर मारा गया, उसका हथियार मिल गया, बॉडी भी रिट्रीव हो गया है। एक डेड बॉडी मिलिटेंट का और दिख रहा है, अभी रिट्रीव नहीं हो पाया है। सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा। अभी हम लोग काफी एरिया को सर्च करना बाकी है। अनंतनाग में चल रहा एनकाउंटर खत्म हो गया है और सुरक्षा बलों का फोकस सर्च ऑपरेशन पर है। इसकी वजह यह है कि यहाँ पर आतंकियों से जुड़ी चीजें मौजूद हो सकती हैं। फिलहाल सेना ने इस पूरे इलाके को घेरा हुआ है। जंगलों में सेना के जवान आतंकियों के सामानों की तलाश में जुटे हुए हैं। सुरक्षा बलों ने कोकरनाग में आतंकियों के खिलाफ 12 सितंबर को ऑपरेशन शुरू किया, जिसके अगले दिन मुठभेड़ में सेना के कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धोचक और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी हुमायूं भट्ट शहीद हो गए। इसके बाद आतंकी वहां से भाग खड़े हुए। इन्हीं आतंकियों की तलाश के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया। आतंकियों पर हेरोन ड्रोन से बम गिराए गए। रॉकेट लॉन्चर से सुरक्षा बलों ने अटैक किया। हेलीकॉप्टर के जरिए आतंकियों पर बम बरसाए गए, जिसके बाद आतंकियों की ओर से फायरिंग बंद कर दी गई और उसके अगले दिन एक आतंकी का जला हुआ शव बरामद किया गया। हालांकि कुछ ही घंटों बाद फायरिंग फिर से शुरू हुई और फिर पहाड़ियों और गुफाओं में छुपे हुए आतंकियों को ढेर कर दिया गया। गणपति बप्पा की गूंज देश भर में सुनाई देने लग गई है। गणेश चतुर्थी के मौके पर देश भर में, खासकर महाराष्ट्र में, गणेश पूजा की धूम देखी जा रही है। इस मौके पर पंडालों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है।